गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी जल्दी से सारे के सारे लोग लाइव आ जाइए। क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक 12:50 हो चुके हैं एंड द क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। आप सब जानते हैं दिस इज 15th ऑफ दिसंबर 2020। आज 15 दिसंबर 2020 है और हिस्ट्री स्पेशल के इस बैच में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक इस्तकबाल है। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सारे के सारे लोग फटाफट से लाइव आ जाइए। जी मैं बिल्कुल ठीक हूं और आई होप कि आप लोग भी सारे के सारे एकदम मजे में होंगे, एकदम मस्त होंगे। लोगों ने यहां पर आते ही सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। जी हिस्ट्री स्पेशल, भाई आप सब जानते हैं कि ये हिस्ट्री स्पेशल का बैच है और आप सब जानते हैं कि इस हिस्ट्री स्पेशल के बैच में हम लोग केवल और केवल बात करते हैं किसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में। शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि हिस्ट्री स्पेशल में एनरोल करने वाले स्टूडेंट और जो एनरोल करना चाहते हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट सबसे पहले ये बात समझ लें कि ये हिस्ट्री स्पेशल का बैच है और यहाँ पर केवल और केवल किसके बारे में बात होगी, हिस्ट्री के बारे में बात होगी, इतिहास के बारे में बात होगी। जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है, जो लोग एडमिशन ले चुके हैं वो सबसे पहली डेमो क्लास ऑलरेडी वॉच कर चुके होंगे और अगर आपने ऑलरेडी वो वॉच नहीं की है तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि हम हिस्ट्री के बारे में बात करें, इतिहास के बारे में बात करें तो इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है। हम सब जानते हैं कि इतिहास एक ऐसा टेक्स्ट है, एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। कहने का मतलब जो ग्रंथ हमें ये बताता है कि हमारे अतीत में, हमारे पास्ट में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या अतीत में घटित हुई सारी की सारी घटनाएं हिस्ट्री होती हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखेंगे, इतिहास या हमारे पास्ट में या हमारे अतीत में घटित हुई वो घटनाएं जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, जिनके होने के हमारे पास साक्ष्य हैं, सोर्सेज हैं या प्रमाण हैं, केवल उन्हीं को क्या कहा जाता है, हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। अगर हम इस हिस्ट्री वर्ड के बारे में बात करें तो आप सब जानते हैं कि ये जो हिस्ट्री शब्द है ये एक ग्रीक वर्ड से बना है, ये एक यूनानी शब्द से बना है विच इज हिस्टोरिया। और आप सब जानते हैं हिस्टोरिया का मतलब होता है द इंफॉर्मेशन और द नॉलेज गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन। जितनी भी जानकारी हमें छानबीन करके मिली है, इन्वेस्टिगेशन करके मिली है, दैट इज नोन एज हिस्टोरिया इन ग्रीक लैंग्वेज। उसको ही ग्रीक भाषा में या यूनानी भाषा में क्या कहा जाता है, हिस्टोरिया कहा जाता है। और क्योंकि सबसे पहले एक यूनानी पर्सन ने ही, एक ग्रीक पर्सन ने ही जिसका नाम था हेरोडोटस, उसी ने एक पुस्तक जिसका नाम था हिस्टोरिका लिखकर ये जानकारी दी थी कि हमारे अतीत में, हमारे पास्ट में क्या क्या घटनाएं घटित हुई है। और क्योंकि ये काम सबसे पहले किसने किया था, हेरोडोटस ने किया था, इसीलिए हेरोडोटस इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। और दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं यदि हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करें, यदि हम भारतीय इतिहास के बारे में बात करें तो आप सब जानते हैं कि जो इंडियन हिस्ट्री है या जो भारतीय इतिहास है, इसे हमारे इतिहासकारों ने, हमारे हिस्टोरियंस ने 3 मेजर पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। और वो जो 3 मेजर पार्ट्स हैं जिसमें हमारी हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है वो कौन कौन से हैं भाई आप सब जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एंशिएंट इंडिया, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, प्राचीन भारत। उसके बाद सेकंड हिस्ट्री का जो पार्ट है वो है हमारे पास मेडिवल इंडिया, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, मध्यकालीन भारत।
और तीसरा मेजर पार्ट जो हमारे पास पढ़ने के लिए है दैट इज मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत। इन तीन मेजर पार्ट्स में हमने इंडियन हिस्ट्री को क्या किया है, डिवाइड किया है। पॉलिटी स्पेशल बैच कब आएगा मेरे भाई? पॉलिटी स्पेशल जो बैच है वो आपको मिलेगा दिसंबर के लास्ट वीक में। कहने का मतलब जब क्रिसमस न्यू ईयर की तैयारी आप कर रहे होंगे उस टाइम पॉलिटी स्पेशल का बैच आएगा। सर विल यू टीच ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया? जी हाँ बिल्कुल, यहां पर हम कंटेम्प्रेरी इंडिया या समकालीन भारत के बारे में भी बात करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे। पॉलिटिक्स कब पढ़ाइएगा? अरे भाई मैंने बताया ना, पॉलिटिक्स नहीं पढ़ाते हैं हम पॉलिटी पढ़ाते हैं। ठीक है, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन पॉलिटी एंड द पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिक्स शब्द है, जो राजनीति शब्द है, ये हमेशा नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है, इस बात को ध्यान रखना भाई। जब कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा होता है, आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा होता है, तो आप क्या कहते हैं? उसने मेरे साथ पॉलिटिक्स कर डाली, उसने मेरे साथ राजनीति खेल ली। तो भाई मैं राजनीति खेलना तो बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा, मैं पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा। और मैंने आपको बताया कि जो पॉलिटी का बैच है, पॉलिटी स्पेशल का बैच है, वो आपको दिसंबर लास्ट में मिलेगा, बिल्कुल लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में। ठीक है जी। इंडियन हिस्ट्री को तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और जैसा कि सबसे पहली डेमो क्लास में आपने देखा होगा और मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया था कि जो एंशिएंट इंडिया है इसकी शुरुआत हम एक अननोन पीरियड से करते हैं, एक अनिश्चित काल से करते हैं। और अनिश्चित काल से लेके 712 ईस्वी तक का ही जो पीरियड है उसी को आप क्या कहते हैं? एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत कहते हैं। उसके बाद अगर हम मध्यकाल के बारे में बात करें तो 712 ईस्वी जब मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पर सबसे पहला मुस्लिम इन्वेजन किया था, सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किया था, वहां से हम शुरू करते हैं मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। और 1707 ईस्वी तक, 1707 ईस्वी का मतलब है मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु तक हम क्या पढ़ते हैं? मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं। और उसके बाद यदि हम मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत के बारे में बात करें तो 1707 ईस्वी से लेके 1947 तक जो भी कुछ हमारे देश में हुआ उसी को आप किस में पढ़ेंगे? मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हिस्ट्री स्पेशल का बैच, नया बैच आज से ही शुरू हुआ है और हमें सबसे पहले डिसाइड करना है कि इन तीन मेजर पार्ट्स में से हम सबसे पहले कौन सा पार्ट पढ़ेंगे। तो यदि आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको एग्जामिनेशन के नाम बता देता हूं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में स्टूडेंट मुझसे ये पूछना शुरू करेंगे कि ये किस किस एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। तो आपके पूछने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं, जो भी व्यक्ति यूपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी का मतलब है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, जो कई सारे एग्जामिनेशन करवाता है, जैसे आईएएस का एग्जाम, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसे आप कॉमनली क्या कहते हैं? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या सिविल सेवा परीक्षा। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यदि आप यूपीएससी के ही द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाला सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं या सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, तो यदि आप भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मोस्ट वेलकम इन योर हिस्ट्री स्पेशल बैच, आपका हार्दिक स्वागत है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा यदि आप यूपीएससी कर रहे हैं, अब देश के 28 राज्यों के नाम तो मैं नहीं ले सकता हूं भाई। यदि आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो पंजाब हरियाणा लोक सेवा आयोग हो, तो डेफिनेटली उसके लिए भी ये बैच आपको बेहद हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसमें हम केवल और केवल किसके बारे में बात करेंगे?
इतिहास के बारे में बात करेंगे, हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। और यदि आप एसएससी के किसी भी फॉर्मेट की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। फिर तो जरूरत से ज्यादा आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यदि ये बैच यूपीएससी और पीसीएस के लिए कारगर है तो डेफिनेटली इसके अंडर या इसके निचले लेवल के जितने भी एग्जामिनेशन है सब में आपको ये बैच क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसमें हम इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ेंगे और साथ में इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और मैं आपको पहले ही बता देता हूं भाई, क्योंकि आज हिस्ट्री स्पेशल के नए बैच की पहली क्लास है भाई, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो सामान्य तौर पर किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाती है, वो केवल कुछ कुछ एग्जामिनेशन पे पूछी जाती है। इसीलिए आपको वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो वीओडी के रूप में मिलेगी, कहने का मतलब वीडियो ऑन डिमांड। उसकी सारी की सारी वीडियो क्लासेस आपको दी जाएगी। लेकिन जो इंडियन हिस्ट्री है जो हर एग्जाम में पूछी जाती है दैट विल बी एब्सोल्युटली लाइव, वो पूरी तरीके से लाइव चलेगी, उसका सीधा प्रसारण आपके सामने होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं भारत में रहते हुए जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है, जिसमें इतिहास पूछा जाता है, तो डेफिनेटली उस एग्जाम के लिए ये बैच बेहद क्या रहेगा, सफिशिएंट रहेगा। इसके अलावा चाहे आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप हिस्ट्री से ग्रेजुएशन कर रहे हो, हिस्ट्री से एमए कर रहे हो, सारे के सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। चाहे आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हो या आप टीचर बनना चाह रहे हो, चाहे आप किसी भी स्टेट के दरोगा बनने की तैयारी कर रहे हो, सारे के सारे एग्जामिनेशन के लिए ये बैच आपको कारगर रहेगा भाई। क्योंकि जब ये यूपीएससी और पीसीएस कवर करेगा तो डेफिनेटली बाकी जो निचले लेवल के जितने भी एग्जामिनेशन है उनको ये डेफिनेटली क्या करेगा, कवर करेगा। चलिए, ये तो बात रही कि ये किस किस बैच के लिए कारगर है। जी हाँ, बिल्कुल, एनटीपीसी के लिए तो ये मोर देन सफिशिएंट है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, एनटीपीसी का फॉर्म तो 1.5 साल पहले भरा गया था, तो आज तक आपने तैयारी क्यों नहीं करी? और अब एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है और अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या ये एनटीपीसी के लिए होगा? भाई डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, 2 तरीके होते हैं, एक होता है हिस्ट्री को रटना, ठीक है, और एक होता है हिस्ट्री में घुसकर हिस्ट्री का ज्ञाता बनना या हिस्ट्री पर महारत हासिल करना। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट इस उद्देश्य से आए हैं कि हमें हिस्ट्री सीखनी है, हमें हिस्ट्री जानना है और हमें हिस्ट्री में नॉलेज गेन करनी है, फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो हम उसको आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर स्वागत है, यहाँ पर हार्दिक इस्तकबाल है, यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन है। तो डेफिनेटली आप चाहे किसी भी फॉर्मेट की तैयारी कर रहे हो, हिस्ट्री स्पेशल का ही मतलब क्या है कि यहाँ पर केवल और केवल हिस्ट्री की बात होगी और आपको हिस्ट्री में वहां तक पहुंचा दिया जाएगा जिसके बाद शायद ही आपको किसी किताब को उठाकर देखने की जरूरत पड़े और शायद ही आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत पड़े। कहने का मतलब यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना है। जब आप यहाँ पर हिस्ट्री की क्लासेस करेंगे और जब आप हिस्ट्री को सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सब्जेक्ट, वो विषय जिसके लिए आपने बचपन से एक ऐसी अवधारणा जागृत की हुई थी, एक ऐसी अवधारणा बनाई हुई थी कि भाई ये तो बेहद डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ये तो बेहद बोरिंग सब्जेक्ट है, तो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर क्या कर दी जाएगी, सॉल्व कर दी जाएगी। तो आप घबराइए नहीं जी। अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री में 3 पार्ट्स की, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन तीनों मेजर पार्ट्स में यदि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भाई आप सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा सवाल और सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं वो कहां से पूछे जाते हैं, मॉडर्न इंडिया से पूछे जाते हैं या आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। इसीलिए हिस्ट्री स्पेशल के इस बैच में हम लोग शुरुआत ही कहां से करेंगे, मॉडर्न इंडिया से करेंगे, आधुनिक भारत से करेंगे। चलिए, एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया को अभी हाइड कर देते हैं। यदि हम शुरुआत में मॉडर्न इंडिया से कर रहे हैं, यदि हम आधुनिक भारत से शुरुआत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एंशिएंट और मेडिवल नहीं पढ़ेंगे, डेफिनेटली पढ़ेंगे और उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है।
लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम पहले मॉडर्न को पढ़ेंगे। और अगर हम मॉडर्न इंडिया के भी बारे में बात करें तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर हम मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत की बात करते हैं तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट्स में हम डिवाइड क्यों करते हैं? ठीक है, 1707 से लेके 1947 तक का पीरियड कहलाता है मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत, जिसमें एक पार्ट 1707 ईस्वी से लेके 1885 ईस्वी तक का होता है। और ये जो पार्ट है 1707 से लेकर 1885 तक का पीरियड, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, भारत में यूरोपियों का आगमन, क्योंकि हम सब जानते हैं यूरोपियन कंपनीज ने ही 17वीं शताब्दी के बाद भारत में आकर धीरे धीरे अपना डोमिनेंस बढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे पूरे के पूरे भारत पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इसी में हम पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर्स, मुगल साम्राज्य का पतन, क्योंकि वो मुगल साम्राज्य जो 1707 ईस्वी तक या औरंगजेब की मृत्यु तक भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, सबसे संपन्न साम्राज्य हुआ करता था, औरंगजेब के मरते ही उसका डिक्लाइन हुआ, उसका बहुत तेजी से पतन हुआ। और यदि यहां पर मुगलों का पतन हुआ तो मुगलों के साथ साथ ही यहां पर उत्कर्ष किसका हुआ? ब्रिटिशर्स का हुआ, अंग्रेजों का हुआ, क्योंकि धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी शक्ति को भारत में बढ़ाना शुरू किया। और इसी पीरियड में हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं जो 1857 का विद्रोह होता है, रिवोल्ट ऑफ 1857। ये है मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट पार्ट। और यदि हम दोनों पार्ट्स को आपस में कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली आप सब जानते हैं एग्जामिनेशन के लिए सेकंड पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1885 ईस्वी से लेके 1947 तक का जो पीरियड है इसको हम क्या कहते हैं? इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। इसको हम इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष कहते हैं। और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष इतिहास का वो पीरियड है जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। और ध्यान रखेंगे, इसे इंडियन नेशनल मूवमेंट भी कहते हैं या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी कहते हैं। इसीलिए दोस्तों मॉडर्न इंडिया से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और मॉडर्न इंडिया से हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं? 1885 से लेके सबसे पहले 1947 तक के पार्ट की। कहने का मतलब जो इतिहास का सबसे बाद का पार्ट है, सबसे बाद का पार्ट है या भाग है, उसी से हम यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि वो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है कि आने वाले 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में या 15 दिन के बाद ही आपका एग्जाम हो। तो हम यहां से शुरू इसलिए कर रहे हैं, अगर हम यहां से शुरू करेंगे और यदि 15, 20, 1 महीने के बाद भी आपका एग्जाम होता है तो डेफिनेटली आपको वहां से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि दिस इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो दोस्तों कहने का मतलब है हम शुरू कर रहे हैं पढ़ना इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया। और मॉडर्न इंडिया में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कहां से? इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। पहली बात तो अलग अलग सेक्शंस जो हैं हिस्ट्री का, जो हिस्ट्री के अलग अलग भाग हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं, उनका एक दूसरे से बहुत ही कम लेना देना है। और यदि कुछ लेना देना होगा भी, यदि कोई चीज लिंक करने के लिए होगी भी, तो भाई डेफिनेटली है ना, हम सारी की सारी चीजें यहाँ पर लिंक करके पढ़ेंगे। आपको सारी की सारी चीजें मैं लिंक करके समझाऊंगा। आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसा नहीं लगेगा, आपको किसी भी जगह ऐसा नहीं लगेगा कि शायद इससे पहले का मैंने पहले पढ़ा होता तो फिर मुझे ज्यादा समझ में आता। ऐसा नहीं है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जहां से पढ़ना शुरू करें वो वहीं से समझ में आता है, बस आप चीजों को कनेक्ट करना जानते हो। और कनेक्ट करने की रही बात, तो वो काम मैं आपको करके दूंगा। तो इसीलिए दोस्तों आप सभी लोगों का यहाँ पर हार्दिक इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो हम लोग शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं हिस्ट्री स्पेशल का नया बैच, जिसमें हम शुरू कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया। और मॉडर्न इंडिया में हम शुरू कर रहे हैं इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। इसके अलावा जिन लोगों ने डेमो क्लास अभी तक वॉच नहीं की है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप
डेमो क्लास को फटाफट से वॉच कर लीजिए, क्योंकि वहां से आपको कई सारी जानकारी मिलेंगी और कई बेसिक चीजें जो स्कूल लेवल पर ही हम सीख जाते हैं वो चीजें आपको जानने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास। चलिए इसके अलावा मैं कुछ और आपको बता देता हूं। भाई मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा, मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप साथ के साथ क्लास को अटेंड करें और हमेशा कोशिश करें कि आप क्लास को लाइव अटेंड करें। यदि आप क्लास को लाइव अटेंड करेंगे तो डेली बेसिस पर आपका एक रूटीन बना रहेगा, और जब यहाँ पर क्लास करवाई जाएगी, जब आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, तो मैं आपसे यही रेकमेंड करता हूँ, आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप जो नोट्स हैं वो हैंड रिटन खुद अपने हाथों से बनाएं, ताकि आपको ये पता चल सके कि क्या क्या आपको समझ में आया है जिसके आपने नोट्स बनाए हैं। लेकिन यदि आप नोट्स नहीं भी बनाना चाहते हैं, हालांकि देखिए नोट्स नहीं बनाना इज अ रॉन्ग थिंग, ये गलत चीज है, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप उसको लिखकर याद नहीं करेंगे तब तक आपको परेशानी होगी, तब तक आपको याद करने में दिक्कत होगी। आप सोचेंगे कि सर ने इतना सारा लिखवा क्यों दिया। लिखवाने का मतलब ये है और लिखवाने का उद्देश्य ये है कि जो चीज हम लिखकर याद करते हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। इसीलिए ध्यान रखेंगे, मैं आपसे रेकमेंड करता हूं कि आप नोट्स को साथ के साथ प्रिपेयर करें। लेकिन यदि आप नोट्स साथ में प्रिपेयर नहीं भी करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पर सारे के सारे जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड करता हूं कि यहां पर आप नोट से साथ के साथ लाइव होकर बनाएं, वो सबसे बढ़िया रहेगा। वैलिडिटी कब तक रहेगी? देखिए जी, इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स की है, वो 6 महीने की है। ठीक है, तो 6 महीने तक ये जो आपका बैच रहेगा वो पूरी तरीके से आपके पास रहेगा, और मुझे नहीं लगता कि 6 महीने से ज्यादा आपको टाइम लगेगा हिस्ट्री को समझने में और तैयार करने में। 6 मंथ्स का जो पीरियड है वो एक लंबा पीरियड है, और उसमें आप अच्छी तरीके से सारी की सारी चीजें तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों इंडियन हिस्ट्री में, भारतीय इतिहास में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कहां से? हेडिंग डाल लीजिए मॉडर्न इंडिया से या आधुनिक भारत से। और यदि हम मॉडर्न इंडिया के बारे में भी बात करें, यदि हम आधुनिक भारत के बारे में भी बात करें, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आधुनिक भारत में भी हम कहानी की शुरुआत कहां से करेंगे? लिखेंगे इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आपको एमसीक्यूज भी करवाए जाएंगे। हिस्ट्री से संबंधित जो इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री का वीओडी कैसे मिलेगा? आपको कुछ नहीं करना। यदि आपने हिस्ट्री स्पेशल में एडमिशन लिया है तो वर्ल्ड हिस्ट्री के सारे जो वीडियो क्लासेस हैं वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री अपने आप दे दिए जाएंगे, वो आपके पास अपने आप अपलोडेड कर दिए जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे बैचेस में ऑब्जेक्टिव क्लासेस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपलोड भी करवाए जाएंगे और यहाँ पर डिस्कस भी करवाए जाएंगे।
और जो लोग यहाँ पर नए हैं, जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपने केवल एंड्रॉयड फोन में प्ले स्टोर में जाकर करियरविल ऐप को डाउनलोड करना है। और करियरविल ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो अपने फोन नंबर और अपने ईमेल आईडी से उसमें साइन अप करना है, उसमें रजिस्टर करना है। और फिर उसके बाद आपको होम पेज पर ही शो होगा हिस्ट्री स्पेशल का बैच। आप फटाफट से वहां पर बाय नाउ का जो ऑप्शन होगा उसको क्लिक कीजिए, वहां से आप इस बैच को परचेज कीजिए और यहाँ पर हमारे साथ 6 महीने के लिए जुड़ जाइए। तो कहने का मतलब है, यदि आप एक बार यहाँ पर जुड़ते हैं तो आप 6 महीने तक यहाँ पर बने रहेंगे। और 6 महीने में, ठीक है, ये तो वक्त ही बताएगा, आपको इतना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, आपको इतनी सारी चीजें पता चलेंगी जो आज तक शायद आपको नहीं पता होंगी या जिसके बारे में आज तक आपने सुना भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप करियरविल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां से आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको कहा कि हम शुरू करेंगे इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष है, इसमें हम पढ़ेंगे 1885 से लेकर 1947 तक की घटना। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है। और यदि हम हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स के बारे में बात करें तो दोस्तों, सबसे लंबा जो टॉपिक है, सबसे वास्ट जो टॉपिक है, वो यही होने वाला है। कहने का मतलब है कि हमारा सबसे लंबा टॉपिक ही क्या है, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, और एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट भी है। 1885 से लेकर 1947 तक का ही जो पीरियड है दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष कहते हैं। लेकिन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। भाई आप सब जानते हैं कि यदि हम अंग्रेजों के भारत में आगमन के बारे में बात करें तो भाई 1599 ईस्वी में 1599 में जॉन मिल्डेनहाल नाम का एक ब्रिटिशर, एक अंग्रेज भारत में आया था, जो भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज था। इसके बाद हम सब जानते हैं एक व्यापारियों का दल, एक व्यापारियों का ग्रुप जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स, उन्होंने ही ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम से भारत और अन्य पूर्वी देशों में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त किया। और इनिशियली सन 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेजों को भारत और भारत जैसे अन्य पूर्वी देशों में 15 साल तक व्यापार करने का परमिट दिया, अधिकार दिया। और 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में स्थापना हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वहां पर स्थापना हुई। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो अंग्रेज ट्रेडर्स की तरह या व्यापारियों की तरह भारत में आए और यहां पर आकर उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अंग्रेज आए थे व्यापारियों के तौर पर, आए थे ट्रेडर्स की तरह, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना प्रशासन मजबूत करना शुरू किया। और जब प्रशासन मजबूत करना शुरू किया तो 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया, तो वही बैटल ऑफ प्लासी एक निर्णायक युद्ध माना जाता है, जिसके बाद अंग्रेजों का डोमिनेंस या अंग्रेजों का अधिकार या अंग्रेजों की पावर भारत में शुरू हुई। और उसके बाद टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1764 में 1764 में बक्सर के युद्ध में भारत के मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के मीर कासिम को अंग्रेजों ने पराजित करके पूरे के पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत पर अधिकार कर लिया। और वहां पर टैक्स वसूल करने के अधिकार या रेवेन्यू जनरेट करने के अधिकार सारे के सारे किसके पास आ गए, ब्रिटिशर्स के पास आ गए। कहने का मतलब अंग्रेज आए थे व्यापारियों के रूप में, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर उन्होंने अपना प्रशासन मजबूत किया। लेकिन टर्निंग पॉइंट दोस्तों तब आया जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में। क्योंकि जैसे ही मुगल बादशाह औरंगजेब मरा, औरंगजेब के मरते ही बहुत तेजी से मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन शुरू हुआ या पतन शुरू हुआ। और देखते ही देखते 1707 से लेकर 1857 केवल 150 साल में वो मुगल साम्राज्य, वो मुगल एम्पायर जो भारत में सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा संपन्न, सबसे ज्यादा विस्तृत हुआ करता था, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। लेकिन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल कैसे शुरू हुआ? भाई आप सब जानते हैं कि सबसे पहले तो हम लोगों ने साथ में मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जो सबसे पहला सैनिक विद्रोह किया और व्यापक एक विद्रोह किया, वो कहलाता है 1857 का विद्रोह, द रिवोल्ट ऑफ 1857।
लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हमने 1857 का रिवोल्ट किया, 1857 का विद्रोह किया, तो इसमें हम सफल नहीं हो पाए। ये पूरी तरीके से विफल रहा, ये पूरी तरीके से फेल हुआ और अंग्रेजों ने बड़ी आसानी से इस पर क्या कर लिया, नियंत्रण कर लिया। और उसके बाद हम सब जानते हैं 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। और जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो सही मायनों में 19th सेंचुरी या 19वीं शताब्दी के खत्म होने तक या खत्म होते होते ही हम लोगों के अंदर एक भावना जागृत हुई, एक फीलिंग जागृत हुई, जो किसकी थी, नेशनलिज्म की फीलिंग या राष्ट्रवाद की भावना। और आप सब जानते हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। जब किसी भी देश में रहने वाले लोगों के अंदर ये भाव आ जाए, ये विचार आ जाए या ये फीलिंग आ जाए कि हम सारे के सारे लोग, चाहे हम किसी भी धर्म के हों, चाहे हम किसी भी जाति के हों, चाहे हम किसी भी समुदाय के हों, तो हम सारे के सारे लोग केवल एक ही देश के वासी हैं, हम केवल एक ही देश को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत, दैट इज हिंदुस्तान। और जब हम ऐसे मुद्दे ढूंढ लें, जब हम ऐसी बातचीत ढूंढ लें कि जब हम सारे के सारे लोग एक चीज को प्राप्त करने के लिए या एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सारे के सारे आपस में एकजुट हो जाएं, यूनाइट हो जाएं, हमारे अंदर एकता आ जाए, तो दैट सिचुएशन इज नोन एज नेशनलिज्म। उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। भाई आप सब जानते हैं ना, 2019 में लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले थे और लोकसभा इलेक्शंस होने से कुछ पहले ही आप सब जानते हैं पुलवामा अटैक हुआ। और जब पुलवामा अटैक हुआ तो आप सब जानते हैं कि सारे के सारे देशवासियों को पुलवामा अटैक ने झकझोर कर रख दिया और हम सारे के सारे लोग अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हुए। और हमारे अंदर अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसको हम शत्रु देश कहते हैं, उसके लिए हमारे अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश हुआ, बहुत ज्यादा गुस्सा आया। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब बहुत सारा गुस्सा हमारे अंदर आया तो आप सब जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करवाई गई। और एयर स्ट्राइक में हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर अपने लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान के अंदर भेजकर वहां के जितने भी आतंकवादियों के कैंप्स थे, बंकर थे, सारे के सारे हमने क्या कर डाले, तबाह कर डाले। कहने का मतलब वो जो पुलवामा अटैक आतंकवादियों ने हमारे देश पर किया था, हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और जब हमने मुंह तोड़ जवाब दिया तो बस आप जानते हैं ना, सड़कों पर हमने होर्डिंग लिखी हुई क्या देखी, पुलवामा के शहीदों का लिया बदला, पाकिस्तान को दिया मुंह तोड़ जवाब, एक बार फिर मोदी सरकार। यही सुना हमने। कहने का मतलब सारा का सारा देश, सारा का सारा राष्ट्र ये नहीं सोच रहा था कि हमारे लिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी होगी, हमारे लिए कौन सी सरकार अच्छी होगी। हम तो सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे थे, हम तो सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर नेशनलिज्म की भावना बनाए रखे थे। हमने तो केवल और केवल राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया हुआ था कि हम चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी हैं, चाहे हम किसी भी जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को बिलोंग करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंडियंस। और यदि हम इंडियंस हैं, अगर हम भारतीय हैं, तो हम अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे और कोई भी ऐसी गतिविधि हमारे देश में नहीं होने देंगे जिससे हमारे देश की गरिमा को ठेस पहुंचे। इसीलिए हमने, आप सब जानते हैं, तुरंत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। सारे के सारे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, क्योंकि अब ये नहीं सोच रहा था कोई भी कि हम लोग हिंदू हैं या मुसलमान, हम लोग ब्राह्मण है या शूद्र। हम केवल और केवल क्या सोच रहे थे, वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं। और आप सब जानते हैं कि यदि हम भारतीय हैं तो हम भारत की संप्रभुता, भारत की एकता, भारत की अखंडता पर कोई आंच नहीं आने देंगे। और यदि कोई भी हाथ भारत की तरफ उठेगा तो हम उसको काट डालेंगे। दैट इज नेशनलिज्म, ये है राष्ट्रवाद की भावना। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो हमारे अंदर राष्ट्रवाद की कोई चीज नहीं थी, राष्ट्रवाद जैसी कोई भावना हमारे अंदर नहीं थी भाई। इसीलिए तो कुछ कुछ इतिहासकारों ने ऐसा भी कहा ना कि 1857 का जो विद्रोह था वो एक ऐसा विद्रोह था जिसमें राष्ट्रवाद की कमी थी, जिसमें नेशनलिज्म नहीं था। यदि हमारे अंदर नेशनलिज्म होता, यदि हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना होती, तो शायद हम 1857 के विद्रोह में भी सफल होते। लेकिन 1857 का विद्रोह हम कर तो रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन किसी एक लक्ष्य के लिए नहीं,
क्योंकि सब लोगों के टारगेट्स अलग अलग थे। और सब लोगों के टारगेट अलग अलग क्यों थे? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या था? केवल और केवल अपनी रियासत को बचाना, केवल और केवल अपने साम्राज्य को बचाना, केवल और केवल अपने शासन को बचाना। यदि हम उस समय ये सोचते कि हम भारतीय हैं और हमें अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है, हम अपनी आपसी कलह को बाद में देखेंगे, हम अपनी आपसी लड़ाई और रंजिश को बाद में देखेंगे। अभी हमारा उद्देश्य क्या है? कि हमें केवल और केवल अंग्रेजों से लोहा लेना है और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकालना है। तो 1857 का विद्रोह भी सफल हो सकता था, लेकिन यह विफल हुआ क्योंकि यहां पर नेशनलिज्म नाम की या राष्ट्रवाद नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब हम इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ते हैं या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ते हैं, तो 1885 से लेके 1947 तक का पीरियड, ये वो पीरियड कहलाता है जिसमें हम लोगों ने आजादी प्राप्त करने के लिए जतन तो किए, आजादी प्राप्त करने के लिए आंदोलन तो किए, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना भी थी, हमारे अंदर नेशनलिज्म भी था, क्योंकि हम सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, एकजुट हो गए थे। और हम सब जानते हैं कि हमारा उद्देश्य यही था कि हमें किसी भी तरीके से अंग्रेजी सत्ता को, ब्रिटानिया हुकूमत को या ब्रिटिश एम्पायर को हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकना है। और हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकने के लिए हमें एक साथ होना पड़ेगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा। बस उसी का नतीजा क्या रहा? इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, जिसमें हम कहानी पढ़ते हैं 1885 से लेकर 1947 तक की। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या यहां तक की बात सबको क्लियर हो चुकी है? मैंने अभी तक जो भी भूमिका आपके सामने बांधी, क्या आप समझ पाए हैं कि राष्ट्रवाद क्या है, नेशनलिज्म क्या है और नेशनलिज्म हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्या ये बात सब लोगों को क्लियर हो चुकी है? प्लीज लेट मी नो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगर आपको बात समझ में आ गई है, अगर आप केवल और केवल मेरे कहने का तात्पर्य समझ गए हैं, आपको आइडिया समझ में आ गया है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए अब हम चीजों को आसान बनाते हैं। अब चीजों को हम आसान कैसे बनाएंगे? चीजों को आसान बनाने के लिए सबसे पहले, भाई आप सब जानते हैं ना, अंग्रेज भारत में आए और अंग्रेजों ने कहा कि यदि हमें भारत में आसानी से काम करना है और आसानी से रूल करना है, जस्ट डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। तो कहने का मतलब, यदि हम कोई बड़ा टॉपिक पढ़ने की कोशिश करते हैं और यदि वो हमारे काम नहीं आता है या हमारे काबू में नहीं आता है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? जस्ट डिवाइड एंड रूल, फूट डाल दो और शासन कर दो। कहने का मतलब, यहां पर मैं उस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो अंग्रेजों ने यहां पर इंप्लीमेंट करी थी। यहां पर तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कह रहा हूं कि आप 1885 से लेके 1947 तक के पीरियड को क्या कर दो? तोड़ दो, डिवाइड कर दो। और जब आप इसको डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो डेफिनेटली जीवन की राह आसान हो जाएगी, जीवन खुशमयी लगने लगेगा। और आप सब जानते हैं कि लबरेज हो जाएगा दिल, बाग बाग हो जाएगा दिल, और सारी चीजें आसान लगने लगेंगी। इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल को हम, ठीक है, सामान्य तौर पर 5 पार्ट्स में पढ़ेंगे या 5 फेजेस में पढ़ेंगे। और वो 5 फेजेस क्या होंगे? चलिए जी, सबसे पहले समझते हैं इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल का जो फर्स्ट फेज होगा या जो प्रथम चरण होगा, इस चरण को हम 1885 से लेके 1905 तक पढ़ेंगे। कहने का मतलब 20 साल का पीरियड। 1885 से लेके 1905 तक का जो पीरियड है, ठीक है, ये होगा इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल या इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का सबसे पहला फेज, सबसे प्रथम चरण। और ध्यान रखेंगे, इस 20 साल के पीरियड को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं एरा ऑफ लिबरल्स। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण कहा जाता है। भाई अब ये एरा ऑफ लिबरल्स क्या है? अब ये
उदारवादी चरण क्या है? जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तो ये तो आप सब जानते होंगे कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के ही द्वारा करवाई गई थी। भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन 1884 से लेके 1888 तक। और उसी लॉर्ड डफरिन ने जब ये देखा कि 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में भारतीयों के अंदर भी नेशनलिज्म का भाव आने लगा है, राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने लगी है, और भारतीयों में से भी कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो पढ़ने लिखने लगे हैं, जो जागरूक होने लगे हैं, जो एजुकेटेड होने लगे हैं, जो अवेयर होने लगे हैं। अंग्रेजों को इनसिक्योरिटी हुई। भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन ने एक ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर जिनका नाम था A.O. ह्यूम, उन्हें अपॉइंट किया और कहा कि भारत के जितने भी डेलिकेट लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी अवेयर लोग हैं और जितने भी जागरूक लोग हैं, उन सब का एक ग्रुप बना दीजिए और उन सारे के सारे लोगों का एक ग्रुप बनाकर उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे भारतीयों का शोषण करने के लिए। बस इसीलिए आप सब जानते हैं 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई। और आप सब जानते हैं जिसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी बने। और सबसे पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बंबई के, आप सब जानते हैं, तेजपाल, गोपाल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। ये सबसे पहला अधिवेशन था कांग्रेस का 1885 में। लेकिन कांग्रेस के अंदर जितने भी मेंबर्स थे या जितने भी लोग थे, उनकी दो विचारधाराएं थी। एक नरमपंथी विचारधारा के लोग थे, कहने का मतलब एक लिबरल सोच रखते थे, एक उदारवादी सोच रखते थे। ये वो लोग थे जिनका ऐसा मानना था कि यदि हम अंग्रेजों का सहयोग करेंगे, अंग्रेजों के साथ मिलकर रहेंगे, तो ही हम भारत को जल्दी आजाद करके ले जा पाएंगे। लेकिन एक विचारधारा दूसरी भी थी जिसको हम गर्मपंथी विचारधारा कहते हैं। और इन लोगों का ये कहना था कि हमें अंग्रेजों से सिफारिश करने की कोई जरूरत नहीं है, अंग्रेजों से प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा अंग्रेजों से अपनी मांगे मानिए। यदि अंग्रेज मानते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं मानते हैं तो अंग्रेजों का बहिष्कार कीजिए, अंग्रेजों को बायकॉट कीजिए, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कीजिए। लेकिन वो लोग जिन्हें अंग्रेजों के शासन व्यवस्था पर, न्याय करने की व्यवस्था पर भरोसा था, बिलीव था, उन्हीं लोगों को हमने क्या कहा है? लिबरल्स कहा है। उन्हीं लोगों को हमने उदारवादी कहा है। और कांग्रेस की स्थापना से लेकर 20 साल तक, 1885 से 1905 तक जो कांग्रेस का टाइम पीरियड रहा, या जो इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल रहा, इसमें पूरा का पूरा डोमिनेंस किसका रहा? उदारवादियों का रहा, लिबरल्स का रहा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है? जल्दी से मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए, क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है? भाई टॉपिक शुरू करने में मजा तभी आएगा जब जितनी भी भूमिका बांधी जा रही है वो सारी की सारी समझ में आ जाए। मजा तभी है। हम यहाँ पर इतिहास पढ़ने नहीं आए हैं भाई। हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई भी मेरा स्टूडेंट है, या आप मेरे स्टूडेंट बनने वाले हैं, या आप मेरा स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, तो एक चीज ध्यान रखना, हम यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ने नहीं, हम यहाँ पर इतिहास पढ़ने नहीं, यहाँ पर इतिहास रचने आए हैं। और इतिहास तभी रचा जाएगा जब सारी की सारी बातें क्रिस्टल क्लियर होंगी। ये है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल का सबसे पहला फेज, सबसे पहला चरण। ठीक है, इसके बाद सेकंड फेज, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल का द्वितीय चरण, जिसमें हम 1905 से लेके 1919 तक की घटनाएं पढ़ेंगे। 1905 से लेके 1919 तक का जो पीरियड है, ये होगा इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल का सेकंड फेज या द्वितीय चरण। और आप सब जानते हैं इस पीरियड को क्या कहा जाता है? एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिस्ट्स।
इसको हिंदी में कहते हैं उग्र राष्ट्रवाद का चरण। शुरू में 20 साल तक तो कांग्रेस में उन लोगों का डोमिनेंस रहेगा, उन लोगों का अधिकार रहेगा जो लोग लिबरल्स हैं, जो लोग उदारवादी हैं, जो अंग्रेजों के शासन करने के तरीके पर भरोसा करते हैं, जो अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था पर बिलीव करते हैं। लेकिन 1905 में, भाई आप सब जानते हैं, 1899 से लेकर 1905 तक भारत का वायसराय बनकर आया लॉर्ड कर्जन, जिसे भारत का सबसे बदनाम वायसराय कहा जाता है, सबसे अप्रिय वायसराय कहा जाता है। और जब इसी लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल में हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डलवाने के लिए 1905 में बंगाल का विभाजन किया जाएगा या पार्टीशन होगा बंगाल का, तो ध्यान रखेंगे उसी के बाद हम सब जानते हैं स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट शुरू होगा। स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट का मतलब क्या है? बहिष्कार आंदोलन शुरू होगा। और ये आंदोलन उन लोगों के द्वारा शुरू किया जाएगा जो लिबरल्स नहीं है, जो गर्मपंथी विचारधारा के लोग हैं, जिनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना ओतप्रोत है, जिनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके बाद 1905 से लेकर 1919 तक जो बोलबाला रहेगा वो किन लोगों का रहेगा? उन लोगों का रहेगा जो राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत थे। लेकिन इसी के कंटेम्पररी, इसी के समकालीन एक और फेज इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में शुरू होगा, जिसको आप कह सकते हैं कि ये क्या होगा? इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल का तृतीय चरण या तीसरा फेज। और इस तीसरे फेज को हम क्या कहेंगे? एरा ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट्स, या जिसे हम कह सकते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों का चरण। एरा ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट्स या क्रांतिकारी गतिविधियों का चरण। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर हम क्रांतिकारी गतिविधियों के चरण के बारे में बात करें, इसमें हम दो फेजेस पढ़ेंगे। एक क्रांतिकारी घटनाएं जो 1905 से लेके 1919 तक के बीच में हुई, और एक क्रांतिकारी घटनाएं वो जो 1919 से लेके 1942 तक के बीच में हुई। इसको हम कहते हैं क्रांतिकारियों का चरण या क्रांतिकारी गतिविधियों का चरण। इसके बाद द फोर्थ फेज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का चतुर्थ चरण या चौथा फेज। और आप सब जानते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, जिसको हम क्या कहते हैं? गांधीयन एरा, या हिंदी में ये कहलाता है गांधीवादी युग। गांधीयन एरा या गांधीवादी युग। और जो गांधीवादी युग है, इसमें हम पढ़ेंगे 1919 से लेके 1942 तक की घटनाएं। भाई आप सब जानते हैं 9 जनवरी 1915 को हमेशा के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटेंगे। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन,
ये सारी की सारी चीजें होंगी। और उसके बाद जब रोलेट एक्ट आएगा और रोलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग कांड होगा, तो उसके बाद जो इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल होगा, जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष होगा, वो पूरा का पूरा किस विचारधारा के इर्द गिर्द घूमेगा? गांधीयन विचारधारा या गांधीवादी विचारधारा के। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 1919 से लेके 1942 तक जितने भी आंदोलनों के बारे में, जितने भी मूवमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, उन सब में पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस रहेगा किसके बारे में? गांधी जी के बारे में। तो हम गांधी जी के जीवन के बारे में भी बात करेंगे और गांधी जी के यहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान रहे, क्या क्या महत्वपूर्ण आंदोलन रहे, उसके बारे में भी हम यहाँ पर क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है, ये है इनिशियल 4 फेजेस ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। और फिर आप सब जानते हैं इसके बाद इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल का 5th फेज या 5वां चरण, जिसमें हम 1942 से लेके 1947 तक की घटनाएं पढ़ेंगे। इस फेज को क्या कहा जाएगा? टुवार्ड्स, इस फेज को कहा जाएगा टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस। या स्वतंत्रता की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो 1942 में होगा, वहां से लेकर हमारी आजादी तक जितनी भी घटनाएं हम पढ़ेंगे, हम बात करेंगे किसके बारे में? टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता की ओर। और जैसे ही 1947 में हम पहुंचेंगे, तो आप सब जानते हैं 1947 में हमारे देश को आजादी मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी और समाप्त होगा ये टॉपिक विच इज नोन एज इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, जिसको हम कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। इन 5 फेजेस में हम क्या पढ़ेंगे? इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल की भी हम शुरुआत कहां से करेंगे भाई? क्योंकि जड़ से पढ़कर आना जरूरी है, जड़ से चीजों को समझना जरूरी है। और ध्यान रखेंगे, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत होगी कहां से? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसे आप हिंदी में कहेंगे भारत में राष्ट्रवाद का जन्म। सबसे पहले ही हम ये समझेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ या भारत में नेशनलिज्म का बर्थ कैसे हुआ। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया या भारत में राष्ट्रवाद का जन्म। हाँ मेरे भाई, गांधीयन एरा तो 1915 से स्टार्ट होता है सर। भाई साहब आप 1915 से स्टार्ट कर लेना, हमारी तरफ से तो 1919 से शुरू होता है जब रोलेट एक्ट आता है। तो हम तो रोलेट एक्ट से शुरुआत करते हैं गांधीयन एरा के, क्योंकि सही मायनों में गांधी जी का जो प्रभाव है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में वो 1919 से शुरू होता है। आप कहीं से भी मान लीजिए, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको वो तरीका बता रहा हूं जिससे आप इतने बड़े टॉपिक को आसानी से डिवाइड एंड रूल कर सकते हैं। कहने का मतलब कई फेजेस में, कई पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। और यदि कई फेजेस में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी, ये तो आप सब जानते हैं। और मेरे भाई आप बता रहे हो चंपारण सत्याग्रह 1916, बेटे 1916 नहीं 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। तो कहने का मतलब है कि हम इस हिस्ट्री स्पेशल बैच में शुरुआत कहां से करेंगे? इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से करेंगे। और हम सबसे पहले तो यही जानेंगे कि हमारे देश में नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ और कैसे
अभी तक लोग आपस में ही डिवाइडेड थे, आपस में ही लड़ रहे थे, लेकिन उन लोगों के अंदर ये भाव कहां से आया कि वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होने से पहले, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई होने से पहले क्या है, भारतीय हैं या इंडियंस हैं। तो ये है हम जानेंगे किससे, भारत में राष्ट्रवाद का उदय या राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है जहां से हम शुरुआत करने वाले हैं। चलिए जी, तो कल की जो क्लास रहेगी वो भी पूरी तरीके से कैरियर विल एप्लीकेशन पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी पूरी तरीके से क्या रहेगी, फ्री रहेगी, मुफ्त रहेगी। क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब पर आने वाले ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो क्लास अटेंड करने के लिए नहीं आते हैं, यहाँ पर एक दूसरे को कमेंट करने के लिए आते हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर यूट्यूब पे इतने सारे कमेंट्स चल रहे हैं, इतने सारे मैसेज चल रहे हैं, और मैं ये भी अच्छी तरीके से देख रहा हूँ कि यहाँ पर यूट्यूब पर यदि कोई भी कन्या या कोई भी लड़की मैसेज कर देती है या कमेंट कर देती है तो बाकी जितने भी बेवकूफ और नालायक लोग यहाँ पर लाइव बने हुए हैं, फिर उनका उद्देश्य हो जाता है कि अब हम इसी बहाने उसी से चैट कर लेते हैं। मेरे भाई, यदि इतनी ज्यादा अरज है और इतनी ज्यादा आग लगी हुई है तो टिंडर को क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और ये सारे के सारे काम टिंडर पर कीजिए जाकर। ठीक है, यहाँ पर केवल और केवल वही लोग आए जिनको कंटेंट से मतलब है, जिनको पढ़ने से मतलब है, मजा तभी है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ज्यादातर जो लोग हैं वो केवल और केवल लड़कियों के कमेंट्स को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। उनका उद्देश्य होता है कि चलिए YouTube पर लाइव जाएंगे, अभिषेक सर आकर पढ़ाएंगे तो इसी बहाने 2-3 लड़कियों को मैसेज करने का मौका मिल जाएगा। भाई साहब, आपकी किस्मत वाकई में बहुत खराब है कि आपको ये मौका आज तक नहीं मिला है। यदि आप ये मौका चाहते हैं तो टिंडर डाउनलोड कीजिए और वहां पर ये काम कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज ये है कि यहाँ पर लाइव वही लोग आया करो, डेटा वही खर्च किया करो जिसको पढ़ाई लिखाई से मतलब है। बाकी सारी की सारी चीजें करने के लिए तो और बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे माध्यम हैं जहां पर आप अच्छी तरीके से ये काम कर सकते हैं। चलिए जी, तो हम आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करेंगे। कल आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम सेम जगह, और हम कल टॉपिक पढ़ेंगे राइज ऑफ या बर्थ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, या भारत में राष्ट्रवाद का जन्म या राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, और यहीं से हम कल शुरुआत करेंगे। इसी टाइम फिर से मिलिएगा, और केवल मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि केवल वही आदमी यहां पर आइएगा जिसको पढ़ाई लिखाई से मतलब हो, जिसको इतिहास पढ़ने से मतलब हो। बाकी तो टाइम वेस्ट करने की बहुत सारी जगहें हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। जिंदगी में बचपन से लेके आज तक टाइम वेस्ट करते ही आए हैं, आगे भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर केवल वही आए जिन लोगों को पढ़ाई लिखाई से मतलब हो। ठीक है, और YouTube के सब्सक्राइबर्स से बोल रहा हूं मैं, एप्लीकेशन पर तो ऐसे लोग नहीं है, लेकिन यहाँ पर जितने भी YouTube वाले लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि भाई साहब, ये सारी की सारी चीजें जो अभी बहुत बढ़िया लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, ठीक है, जिन लड़कियों को आप कमेंट कर रहे हो, जिन लड़कियों को आप टारगेट कर रहे हो, खुश होकर, ठीक है, सीना तान कर, सीना चौड़ा कर कर, भाई साहब 2-3 साल के बाद, ठीक है, जब यही सारे के सारे लोग आपको नल्ला कहेंगे और आप पर व्यंग करेंगे और आप पर हंसेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। फिर आपको समझ में आएगा कि हमने जिंदगी में क्या गलतियां की थी, क्या मिस्टेक्स की थी। ठीक है, तो चलिए हम कल मिलते हैं और कल बात करेंगे नेशनलिज्म के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना होगी और फिर जानेंगे कि कांग्रेस में क्या क्या हुआ और इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में किस तरीके से हम आगे बढ़े और कैसे हमने अपनी आजादी को प्राप्त किया। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद, लव यू ऑल। आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं। उन लोगों को तो शुभकामनाएं हैं ही जो कल भी यहाँ पर लाइव आने वाले हैं, लेकिन जो कल यहाँ पर नजर नहीं आएंगे उन लोगों को ज्यादा शुभकामनाएं कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आप सही और गलत में फर्क करना समझ पाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें जिसके लिए आप अग्रसर हैं और जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं, खुदा हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।